हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम आपके लिए मोटिवेशन टॉपिक यानी अभिप्रेरणा टॉपिक जो हमारी सीडीपी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आज हम आपके लिए सीरीज नंबर 5 लेके आए हैं। इससे पहले हम सीरीज 1 2 3 4 दे चुके हैं, जहां पे हमने सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के टॉपिक दिए हुए हैं। अलग अलग टॉपिक में सीरीज वाइज सीरीज ला रहा हूं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी आई होप बढ़िया चल रही होगी। आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी, क्या आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? तो जस्ट 10 दिनों के अंदर यानी आपको नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिल जाएगा, और आप अभी से तैयारी करने लगी, ताकि आपका स्कोर बेटा बहुत ही अच्छा खासा आए। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है हम आपके लिए मतलब हमारी सीडीपी चल रही है, सीरीज नंबर 1 सीरीज नंबर 2 ऐसे करके हम डेली पर डेली आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आपकी सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, हिंदी गद्यांश हो गया, हिंदी पद्यांश हो गया, हम सारे क्वेश्चन यानी सारे सेशन जो है बढ़िया तरीके से ला रहे हैं। और जहां पे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपको रटा रहा हूं, मैं आपको सारी थ्योरी, जैसे मान लीजिएगा हमने अपने आपको वेगोत्स्की का थ्योरी यानी और जीन प्याजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, ये सारी थ्योरी हम क्या कर रहे हैं, आपको सीरीज वाइज सीरीज ला रहे हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। मैं हर सेशन में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूं, और साथ में उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूं। ठीक है बेटा, जब चलते हैं। आई होप अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। वादा करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वही है कि मैं कितना भी पढ़ा लूं, लेकिन जब आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बेटा, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके, आई होप। चलते हैं फिर, देखते हैं कि आपको अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे ना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं अपने सेशन में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी हमारा सीडीपी जो चल रहा है, जो 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर के पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, और 15 नंबर के मतलब कि वही एक ही क्वेश्चन आते हैं, और 15 नंबर का पेडोलॉजी भी आती है, जहां पे आपको बताना पड़ता है कि किस तरीके से टीचिंग यानी पढ़ाया कैसे जाता है। जैसे वो गद्यांश में भी होता है कि 15 नंबर की जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, और 15 नंबर का गद्यांश आता है या पद्यांश आता है 7 और 8 नंबर में, है ना। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो सीटेट की है, मतलब सीटेट का जो पूरा पैटर्न है, वो मैंने सारा बता रखा है आपको। अगर आप पहली बार आए हैं, मतलब अगर आप पहली बार सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उस पैटर्न को चेक कर लीजिए, देन उसके बाद में स्ट्रैटेजी बना लीजिए, फिर उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको सही गाइडेंस की नीड है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। अगर पहली बार आएंगे तो लाइक से तो कर ही देंगे, ये कहने की बात तो है नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर कर दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं, काम चल जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, यानी मोटिवेशंस के जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, यानी अभिप्रेरण टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है, अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं, यानी मोटिवेशन टॉपिक हमारा, उसको समझेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है भाई, अभिप्रेरणा होती क्या है। देखो, सबसे पहले बात करी जाए कि अभिप्रेरणा बेटा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जब आपको कोई मतलब पुरस्कार वगैरह पुरस्कृत करेगा, या फिर आपको कोई प्राइज देगा, मतलब ऐसी चीजें होंगी, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो आप अपने लिए करते हैं, मतलब अपने अनुभव के लिए करते हैं, अपने सीखने के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए, एंजॉय पूर्वक करते हैं, यानी सीखने के लिए काम करते हैं। तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी एग्जिस्टिव बोलते हैं, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। देखो, लिखा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब सारे क्वेश्चन हम आपको सीरीज बाय सीरीज ला रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मजेदार। तो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, चलते देखते हैं इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, यहां पे इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यानी इनमें जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, वो बाह्य अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको कोई प्राइज वगैरह देगा बाहर से, जब आपके लिए कोई कहेगा तुम अच्छे हो, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो मतलब कि कोई आपको अंक, जैसे मान लिया आपने कोई काम किया, तो आपको कोई कहेगा कि आपको इतने अंक मिलने चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, कि आपने ऐसा काम किया, मतलब आपको बाहर से कुछ भी मिल रहा है ऐसा कुछ, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। अगर आपके अनुभव के लिए अंदर से कुछ आपके लिए हो रहा है, तो वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। मोटिवेशन का नाम है, मोटिवेशन के टॉपिक इससे समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्निक मोटिवेशन है, कौन सा। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं। एक लड़की जो है वो कह रही है कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं, और क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। हो सकता है, मे भी। देखते हैं नेक्स्ट कोई ऑप्शन में क्या लिखा हो। मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं, यानी लड़की कह रही है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। थर्ड में बोला गया है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं की अच्छी तरीके से समझ पाती हूं, यानी अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाती हूं। नेक्स्ट में बोला है कि मैं गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक
प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक प्रदान करेंगे। मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को पढ़ते देते क्या बोला गया। फर्स्ट में इन्होंने बोल दिया कि क्या होगा कि मैं अपना गृह कार्य करूंगी। ये मेरी लड़की कह रही है कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करूंगी क्योंकि ये आनंददायक है। तो वो मतलब कि अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपने काम को करते हुए एंजॉय कर रही है। तो ये भाई बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट में बोला कि मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। यानी लड़की कह रही है कि जब मैं होमवर्क करती हूं तो मैं बहुत अधिक सीखती हूं। तो ये भी भाई हमारा क्या, ये भी एंजॉय कर रही है, अपना काम कर रही है और एंजॉय कर रही है। तो ये भी हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा है, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। ओके बेटा। आगे बोला है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। यानी गर्ल कह रही, जो लड़की है वो पढ़ रही है, वो कह रही है कि जब मैं होमवर्क करती हूँ तो विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस यानी गणनाओं को, निगमनात्मक थिंकिंग, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, मैं समझती हूँ चीजों को, उसने ऐसे बोला है। यानी ये भी एंजॉय कर रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट में बोला कि गृह कार्य जब करती है तो शिक्षक प्रत्येक नियत पर उसे अंक प्रदान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई लालच है, जहां पे वो कह रही है कि टीचर जो होता है उसे गृह कार्य जब करके ले जाती है तो उसकी तारीफ करता है बाहर से, है ना, और उसे अंक देता है कि 10 में 10 नंबर आए, 20 में 20 नंबर आए। तो ये सब क्या है बेटा, ये सारी की सारी बाह्य अभिप्रेरणा है। जब उसे टीचर जो है अंक प्रदान कर रहा है या वेरी गुड गुड दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो बाह्य प्रेरणा होती है, जब बाहर से आपको कोई प्रेरित करता है। ठीक है। और आंतरिक प्रेरणा क्या है, जो आपके दिल से यानी आपके अंदर से, यानी जो आप अपने लिए एंजॉय करते हैं, तो वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। ओके बेटा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। देखिएगा, पढ़िए और समझ के जवाब देने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग ऑफ इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों के अंदर जो होता है अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है कौन सी रणनीति जो है ऐसी है। इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, यानी कौन सी स्ट्रेटजी है वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। यानी कौन सी ऐसी रणनीति है जो बच्चों के अंदर मीनिंग मेकिंग यानी क्या करेगा, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, अन्वेषण एवं परिचर्चा। जब बच्चा खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, यानी डिस्कशन करेगा, परिचर्चा करेगा, आपस में कोलैबोरेट करेगा, यानी दूसरों के साथ में मिलकर सहयोग करेगा, ऐसी जगहों पे क्या बच्चे के साथ में क्या उसकी मीनिंग मेकिंग होगी। यानी जब बच्चा डिस्कशन कर रहा होगा, आपस में चर्चाएं कर रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, बच्चे का मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा। यानी आंतरिक मोटिवेशन जो है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात कही गई इस ऑप्शन में कि जब बच्चा जो होता है वो खुद से अन्वेषण करता है, छोटी छोटी खोज करते हैं, बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं। बोला ना, प्याजे जी ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है। तो इन सारी बातों को बेटा मजे मजे में सीख लो, कुछ भी नहीं है इन चीजों में, बस वही एक नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसे में 86% लोग फेल हो रहे हैं। केवल अभी आपको पता है कि दिसंबर में जो पेपर हुआ था बेटा, इसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन इसमें केवल 3 लाख लोग पास हुए, आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा। देखो, तो पहले ऑप्शन में इन्होंने बोला कि अन्वेषण, बच्चा अन्वेषण करेगा, तब वहां पे क्या होगा, परिचर्चा करेगा, तो क्या उसके लिए अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा मीनिंग मतलब कि बोलेगा, डिस्कशन करेगा, तो वहां पे अर्थ निर्माण होगा। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक, क्या लिखा हुआ है, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। दंड तो देना ही नहीं बच्चों को, ये तो बिल्कुल मना कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने सीधे बोल दिया है कि बच्चों को आप मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, उनको दंड देना अपराध है। ऐसे में आपको मतलब कि वही है कि सजा भी मिल सकती है, जो भी बोलना चाहो आप। ठीक है। आगे बोले कि मानकीकृत परीक्षण, बेटा आप मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। यानी बच्चे को आप क्या करेंगे, एक ही मेथड से पढ़ाई नहीं कर, एक ही मेथड से उसको टीचिंग मेथड नहीं प्रोवाइड करा सकते। बच्चा क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड भी यूज करने होते हैं। ओके बेटा। ये नहीं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चा तो बैठा हुआ है लेकिन आपका टीचिंग मेथड जो है वो एक ही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हमारी कौन सी रणनीति है जो बच्चों के अंदर क्या करेगी, मीनिंग मेकिंग, यानी क्या नाम है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मीनिंग मेकिंग। तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है कि जहां पे बच्चा अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे क्लियर और बेस्ट ऑप्शन है। ओके बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता है कि सीडीपी में हमको चारों ऑप्शन जो है वो क्लियर दिख सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है कि कौन सा हमारा सबसे बेस्ट है। देखते हैं बेटा, पढ़िएगा जरा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इस ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला है। कह रहे कि चिल्ड्रन शुड, ये बेटा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, कह रहे कि चिल्ड्रन शुड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्वेश्चन इन द क्लास, यानी कक्षा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। बच्चे जब होते हैं क्लास में, टीचर से उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन को ही समझ जाया करो, तुरंत आंसर दे दिया करो। ठीक है बेटा। पहले में बोला ऑप्शन में कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी इनकरेज्ड टू आस्क, यानी पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को
प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई, प्रेरित करना चाहिए। अब सेकंड में बोला पूछने के लिए हतोत्साहित। भैया हतोत्साहित क्यों करोगे? जब बच्चा पूछेगा, क्लासरूम में डिस्कशन करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब आप उसके माइंड को समझ पाओगे कि वो सोच क्या रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कहां तक चल रहा है ना बेटा? पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। फिर आप टीचर किस काम के हैं कि मैं अगर आपके कमेंट को भी ना लेना चाहूं, मैं आपकी बात को सुनने की कोशिश ही ना करूं, है ना? तो फिर आप टीचर थोड़ी ना, तो आप तो टाइम पास कर रहे हो बेटा, है ना? पूछने से रोकना चाहिए। क्यों रोकोगे भाई पूछने से? है तो वही बात है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करने चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप बेटा क्वेश्चन पूछिए, ताकि आपका हम थॉट प्रोसेस जान पाएंगे और आपकी लर्निंग कितनी बेटर हो पा रही है हम उसको समझ पाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अभिप्रेरणा टॉपिक, जो हमारी सीरीज नंबर 5 चल रही है। इसके बाद में अभिप्रेरणा, अभी और टॉपिक आएगा, यानी अभिप्रेरणा टॉपिक का ही मैं एक सीरीज और लाऊंगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक की दो सीरीज ला रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके, ठीक है? ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक ना करना पड़े या कहीं प्लेलिस्ट में जाके चेक ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं सीरीज बाय सीरीज ला रहा हूं, आराम से आपको चैनल पे जाके सारे क्वेश्चन मिल जाए। ओके बेटा, ये बात हमें समझ में आ गई। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंपल वही बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मोटिवेशन यानी आंतरिक मोटिवेशन क्या है और बाह्य मोटिवेशन क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ओके बेटा, देखते हैं यहां पे बोला है, इन्होंने क्या कह रहे हैं, देखिए जरा पढ़िए। कह रहे हैं कि एक स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। यानी क्या कह रहे हैं कि कैप्टन विक्रम की बात हो रही, देखो साइड में लिखा हुआ है, कैप्टन विक्रम बर्ता ने अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। यानी देशभक्त जो है, यानी हमारे देशभक्त जो होते हैं, महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने देश के लिए कारगिल में अपनी जान को दे दिया। अब ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें क्या मिला होगा, क्या ऐसा करने का क्या ही मतलब रहा होगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। वही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी बोली गई कि इवन थ्रो दिस वाज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी नीड्स, कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर व्हाइल प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री, ही माइट हैव। यानी उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। तो क्या बात हुई होगी, अपने परिवार के नाम की ख्याति, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार जो है अजर अमर हो जाएगा, कि इनके परिवार में ऐसा बच्चा, ऐसा बंदा पैदा हुआ था जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। तो ये ऑप्शन क्या करेक्ट है भाई? ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कारगिल में जाके अपनी जान दे दे देश के लिए, कोई भी माँ बाप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब नेक्स्ट में बोला कि नवीन अनुभव की प्राप्ति, ये कैसा ऑप्शन दिया भैया कि नवीन अनुभव, यानी मर के अनुभव को लेना चाह रहा है कि मैं मर के कहां जाऊंगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई मर के चाहेगा कि मैं अनुभव को प्राप्त कर लूं, कि मृत्यु को प्राप्त करके वो अनुभव को प्राप्त करना चाहेगा, कि मर के आत्मा कहां जाती है। ये सारी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं चाहेगा। ओके बेटा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है आत्मसिद्धि की प्राप्ति। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक बेटा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, उन्होंने जान किस लिए जान दी है जिसकी वजह से उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त हुई होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, ताकि एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, चीजें बढ़िया होंगी रिवाइज करते रहोगे। क्योंकि ऐसे हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं बेटा, ठीक है? तो पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है। यानी मोटिवेशन जो है सीखने की प्रक्रिया में उसका रोल क्या है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब आप कमेंट करते हैं उस पे, जब आप पढ़ते हैं उन चीजों को, जब उस चीजों को मतलब कि मुझे पता चलता है कि मोटिवेशन बच्चा देख रहा है, सामने से इंटरेक्ट कर रहा है और बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मुझे मजा आता है, यानी हमारा आंतरिक मोटिवेशन बढ़ता है। तो इन्होंने वही बोला है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन का क्या मतलब है। देखो कितना सिंपल सा लिखा हुआ है, आसानी से आप आंसर को बता सकते हो बेटा। ओके, देखो फर्स्ट में क्या बोला, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करना, बनाया। स्मरण शक्ति बेटा, रटने पे तो आपको जाना ही नहीं है, कि रटना तो नहीं है, बिल्कुल रटने पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। जहां पे भी आपको ऑप्शन दिख जाए कि बच्चा रट रहा है, स्मरण कर रहा है, तो वो एकदम निगेटिव पॉइंट है। हम टैग वर्ड्स का भी एक सेशन ला देंगे अगर आप कहेंगे बेटा, ठीक है? नेक्स्ट में बोला कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्या आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं बीच बीच में, मैं आपको मोटिवेशन देता हूं कि बेटा पढ़ते रहिए, ये काम करते रहिए, वो काम करते रहिए, दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, जॉब किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, मैं ऐसा करूंगा तो आपका पिछला जो नॉलेज है क्या भूल जाओगे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़े लिखे हो तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा नया ज्ञान होता है, मतलब कि जो हमारा नया ज्ञान होता है उसको हम पिछले से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, है ना बेटा? और हम पिछले ज्ञान से सीखते रहते हैं, कनेक्ट करके पढ़ते हैं। एक टॉपिक जो होता है
होता है, दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि हमने नए ज्ञान को सीख लिया और पुराने वाले को हम भूल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, तो ये बात जो नहीं है कि हम नए के अधिगम के लिए अलग करती है, ऐसा नहीं होगा। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। अब यहाँ पे क्या बोला, शिक्षार्थियों को एक शिक्षार्थी भाई विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो एक ही दिशा में क्यों सोचेगा भाई, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचेगा। जैसे उसके सामने सिचुएशन आएगी वो उस तरीके से अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करेगा, ना कि किसी भी प्रॉब्लम में वो एक ही तरीके से सोच रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मोटिवेशन का ये मतलब तो है ही नहीं। ओके बेटा, चलते, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल सही बात कही गई है कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो सीखने की प्रक्रिया में क्या कर रहा है, विद्यार्थी जो है वो सीख रहा है, यानी अपने अंदर रुचि पैदा कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा, है ना, वही बात कही, बच्चा जो है रुचि पैदा कर रहा है अपने अंदर, अपना डेवलपमेंट कर रहा है, मोटिवेशन के थ्रू अपना विकास कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, मजा ले रहा है, तो वो चीजें मोटिवेशन है, वो अभिप्रेरणा है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। अभी जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-4 क्वेश्चन इसमें के हैं, मैंने पिछले भी उठाए हुए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार। और आपको बेटा मैं सिंपल बता दूं कि अभी भी एग्जाम क्या है, ऑफलाइन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 बार जो बीच में ऑनलाइन होने लगा था, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को दिक्कतें होने लगती है बेटा, क्योंकि सबके पास में स्क्रीन नहीं होती, सबके पास में लैपटॉप नहीं होता ना, तो हर किसी को लैपटॉप पे स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती। वही बात है, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास में हिंदी गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, तो बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, तो जब हमारे हाथ में पैराग्राफ आता है तो उसको हमारे पास ओएमआर आती है, तो हम बढ़िया से उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं ना, बढ़िया पढ़ के उसको लिख पाते हैं। एज अ स्क्रीन आप बार बार आपको नीचे ऊपर नहीं करना पड़ता है सारी चीजों को। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, कह कि which term is often used interchangeably with the term motivation, यानी निम्नलिखित में से शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंता बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। यानी इन्होंने क्या बोला, इंटरचेंज, यानी इन्होंने क्या बोला, ये इंटरचेंजेबली, यानी क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन की जगह पे आप इंटरचेंज करके किस वर्ड को बोल सकते हैं, यानी मोटिवेशन की जगह पे आप किस वर्ड को बोल सकते हैं, जिन्होंने इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, क्या वो हो सकता है, क्या वो पुरस्कार हो सकता है, या फिर संवेग हो सकता है, या फिर आवश्यकता हो सकती है, या फिर उत्प्रेरणा, यानी क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन हो सकती है, क्या हो सकता है। जो अगर आपके सामने मोटिवेशन वर्ड ना हो तो आप किसी और वर्ड को यूज कर सकते हो, तो वो हमारा जो वर्ड होता है वो है नीड, यानी आवश्यकता जो है, यानी आवश्यकता जो है, उस वर्ड का यूज आप मोटिवेशन की जगह पे एज कर सकते हैं, यानी मोटिवेशन की जगह पे आप आवश्यकता यानी नीड वर्ड की यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, ये बस सिंपल सी बड़ा फंडा है। अगर आपको किसी भी चीज की नीड है ना, तभी आप मोटिवेशन लेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाने में मुझे मजा आता है ना, तो आप जब मेरे को कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। तो वही कि मुझे नीड है ना, कि मुझे अपने पैशन की नीड है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है कि आप मेरे से जुड़े और मैं आपको पढ़ाऊं, ये मेरी नीड है ना। तो वही है कि आपको भी मुझसे सीखने को मिलता है और मेरे को भी आपसे सीखने को मिलता है। वही बातें यहाँ पे कही जा रही है। ओके बेटा, तो वही है कि मोटिवेशन यहाँ पे आप नीड वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी क्या बोल रहा है कि फैसिलिटेशन, यानी टीचर जो होता है फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर होता है यानी सुविधादाता होता है। टीचर कौन सा होता है, फैसिलिटेटर होता है यानी सुविधादाता होता है बच्चों के लिए, और बच्चा जो होता है वो क्लास में एक्टिव होना चाहिए। जिस टाइम टीचर जो का काम केवल सुविधा देना है यानी मार्ग प्रदान करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि जो बोला है कि मीनिंग मेकिंग लर्निंग में सहायक नहीं, परिणित नहीं होता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, यानी नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सही बात कही गई है, यानी जो आपके पास पहले से नॉलेज है, आप दूसरे वाले जो नॉलेज जो आप एक्वायर करते हो वो उससे कनेक्ट करके पढ़ते हो, बिल्कुल सही बात कही गई है। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात कही गई है। उदाहरण और गैर उदाहरण भी देने चाहिए बच्चों को, जैसे समझ में आए आपको उस तरीके से पढ़ाना होता है, लेकिन दोहराना यानी आपको बार बार मेमोराइज नहीं करना। वो लिखा हुआ ना ऑप्शन नंबर बी में, क्या लिखा, प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, आपको बार बार ये रेपिटेशन एंड रिकॉल नहीं करना है। तो ये निगेटिव पॉइंट है और यही गलत, यही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने गलत था। ओके बेटा, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
समझ में आ गया बेटा कि आपको रिकॉल या रटने पर ध्यान नहीं देना है, मतलब क्या नाम मेमोराइज बार बार, वही कह रहे हैं कि रिपीटेशन नहीं करना आपको बार बार। ओके बेटा, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपकी सीटेट की तैयारी जो है बढ़िया चल रही होगी, और नोटिफिकेशन जस्ट आपको 4-5 दिनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आप बढ़िया तैयारी करिए, मजेदार पढ़िए, ताकि आपका स्कोर जो है अच्छा खासा आए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं, जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। 150 नंबर का पेपर होता है। ओके बेटा, चलते हैं, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखते क्या बोला है यहाँ पे, इन प्राइमरी क्लासरूम आ टीचर शुड, यानी एक प्राइमरी यानी प्राथमिक कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वो प्राइमरी कक्षा में पढ़ा रहा है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि केवल उदाहरण देने चाहिए। भैया केवल उदाहरण क्यों दोगे, पढ़ाओगे ना उसको, केवल उदाहरण ही उदाहरण दे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। गैर उदाहरण क्यों भाई, उसको उदाहरण भी दोगे गैर उदाहरण भी दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण या गैर उदाहरण नहीं देने चाहिए। भाई क्या यार बोलते हो, सिंपल है कि एक प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को उदाहरण और गैर उदाहरण देने चाहिए। सिंपल लिख रखा है कि गिव बोथ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, यानी बच्चे को समझाना चाहिए बढ़िया तरीके से, एग्जांपल्स भी देने चाहिए, मीनिंग मेकिंग लर्निंग करनी चाहिए, यानी जहां पे अर्थ निर्माण हो और बच्चा एक्टिव हो, ऐसे जगहों पे आपको काम करना है और ऐसी जगहों पे सीखना है ना बेटा। यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं वो बहुत मायने करता है बेटा। ये चीज हमेशा याद रखना कि आप दोस्त यार उनको बनाओ जो आपके काम में सहायक हो, ऐसे लोगों के आसपास से ना रहो जो आपको निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे। वही हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, काम करने पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं। आई होप सेशन अच्छा लग रहा हो तो बेटा प्लीज लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त यार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप केबीएससी की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, तो उनके भी मैं सेशन अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी सीटेट आने वाला है, इसलिए मैं सीटेट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। और आपको कहीं भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे चैनल पे जितने भी डेली क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 100 में 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके बेटा, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, देखिएगा जरा। कह रहे हैं कि व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू डू टास्क विद इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इन्होंने बोला है कि इंट्रिंसिक लिखा हुआ है बेटा, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करी जा रही है। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चों के अंदर, मैंने अभी बताया था कि जब बच्चा अंदर से एंजॉय करता है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन। कह रहे कि कोई भी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी भीतरी अभिप्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अब देखो पहले ऑप्शन में बोला काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी, यानी आपको काम जल्दी पूरा करो ताकि आपको टॉफी मिलेगी। तो ये भैया आंतरिक नहीं है, टॉफी दे रहा है टीचर, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिक है बेटा। ठीक है, तो ये वाली तो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है। ओके, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। चलो इसे करके चलो इसे उनके करने से पहले समाप्त कर लो। यहाँ पे भी आपको वही कहा जा रहा है कि समाप्त कर लो उनके करने से पहले, या आप उनसे पहले कर लो, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। यानी बच्चे को आपको लेवल नहीं करना है कि वो अच्छा बच्चा है आप अच्छे नहीं हो, या आप उनके जैसे नहीं हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो आप बुरे दिखते हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो एक ही ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऐसा जब आप बोलोगे कि ट्राई टू डू इज यू विल लर्न, यानी जब आप काम करोगे तो आप सीख जाओगे। तो ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा है कि बच्चे का जब आप ऐसी मोटिवेशन दोगे कि बेटा तुम करो, तो ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है जो तुम कर ना सको, है ना। जब आप ऐसे बोलोगे तो बच्चे का मोटिवेशन जो है आंतरिक, यानी क्या लिखा वही लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए बेटा, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंग मेकिंग लर्निंग अकर्स, यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। यानी यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या पूछा है, निगेटिव पॉइंट पूछा है जिसके थ्रू अधिगम नहीं होता है, यानी जो हमारी लर्निंग होती है वो नहीं होती है। इन्होंने बोला ना कि सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, तो वही इन्होंने बोला कि निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नहीं वर्ड जो दिया हुआ है इसको ध्यान रखना, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखते हैं कि कंठस्थीकरण एवं विस्मरण पहले दे दिया कि अगर आपको रटना है तो निगेटिव पॉइंट पहले हमें मिल गया। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं परिचय, यहाँ इन सब में बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा है, लेकिन इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा है कि निगेटिव पॉइंट ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जहां पे अधिगम नहीं होगा, तो आप रटोगे तो अधिगम नहीं होगा। ओके बेटा, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम
करेक्ट है, क्योंकि मेमोराइज यही गलत पूछा गया था और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत है। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो यार, कुछ नहीं, सिंपल से होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सीटेट तो ऐसे निकल जाएगा आपका हवा हवा में, अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। थोड़ा पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। कह रहे कि अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट रेदर देन, यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। बजाय दे दिया यानी इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछ दिया, यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करना चाहिए, यानी उनको सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी प्रदान करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। यानी निगेटिव पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से, मतलब कि वो उल्टा पॉइंट पूछ दिया इन्होंने। कह रहे कि अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन अधिगम लक्ष्य, सफलता से असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक प्रदान करने, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो ये सारे पॉइंट सही दिए गए हैं, बट यहाँ पे जो अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य दिया हुआ है ये निगेटिव पॉइंट है, जिसको आप पे ध्यान नहीं देना है। बाकी प्रदर्शन, असफलता से बचने के लिए, अंक लाने के लिए, ये सारे काम करोगे जब मतलब अब आप एज अ स्टूडेंट आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वही है कि बच्चा सारे कामों में आगे जाए, ना कि वो केवल अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य कर रहा है, दिखा रहा है, दिखावटी के नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम हमारा करेक्ट है। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। पढ़िए और जवाब दीजिए क्या बोला जा रहा है बेटा। कह रहे कि द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, यानी कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कक्षा जो है, क्लासरूम जो है, बच्चा जो है कंसीडर टू बी मोटिवेशन, यानी प्रेरित समझा जाता है, यानी बच्चा पहले से मोटिवेटेड है। क्या बात यहाँ पे कही जा रही कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि, कब, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यानी बच्चा में, अगर बच्चा क्लासरूम में बिल्कुल बढ़िया से बैठे हुए हैं, अनुशासन में बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, बच्चा मोटिवेटेड है, यानी मोटिवेट है बच्चा, उसको अभिप्रेरणा मिली हुई है इसलिए वो शांत बैठा है, मतलब उसका अनुशासन में बैठा हुआ है। मे भी हो सकता है, देखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हो, यानी सारे के सारे प्रेजेंट हो, तब वो मतलब कि मोटिवेटेड हो सकते हैं क्या, देखते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे अगर उनको मोटिवेशन नहीं भी मिलता है तब भी वो वर्दी पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं बेटा। वे सभी उपस्थित होते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वे कक्षा में अनुशासन बनाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण, यानी टीचर से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे जब उनको टीचर पढ़ाएगा, यानी जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो क्लासरूम में बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, यानी बच्चे से क्या करेगा, वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा, यानी जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो वो उसके बारे में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे हो, जो भी उसके माइंड में आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके बेटा, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़िए बेटा। कहने कि which of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for teacher children in the classroom, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पे भी नहीं वर्ड आ गया है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो टीचर के द्वारा समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करती है, ये पूछा जा रहा है हमसे। देखते हैं कि क्या पूछा गया, समझते हैं। कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो ये तो बात बिल्कुल सही कही गई है कि अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे, और हमसे इन्होंने नेगेटिव पॉइंट पूछा है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहोगे, बिल्कुल सही बात कही कि आप गलतियों के प्रति ईमानदार रहो, गलतियां हर इंसान से ही होती हैं, है ना बेटा, हम रोबोट थोड़ी ना, इंसान ही है भाई, गलतियां तो होंगी होंगी है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करोगे, बिल्कुल सही बात कही। अगर लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आप सोचोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेस्ट करोगे उसका, है, विभिन्न शब्दावली का, यानी विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज के वर्ड को यूज करोगे, है ना। अब यहाँ पे कह रहे कि अभिसारी, बेटा ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, अभिसारी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभिसारी। आगे कह रहे हैं कि अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना, तो ये निगेटिव पॉइंट है जहां पे आप यस और नो में आंसर देते हैं। तो कह रहे हैं कि वही है कि टीचर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीकों का वर्णन नहीं करता है। कि क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है, उसके सामने आप यस और नो में आंसर देंगे, बच्चों को समझाओ यार, केवल यस और नो में अभिसारी क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक बेटा, अभिसारी उत्तर या प्रश्न नहीं पूछने हैं बच्चों से। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आस्क क्वेश्चंस फॉर कन्वर्जेंट आंसर, यानी बच्चों के सामने आपको अभिसारी नहीं, मतलब कि प्रश्न पूछने हैं, बच्चों को समझाना है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है।
ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आई होप आपको अच्छा लगेगा और जितने भी आपके सही हुए हैं 14 क्वेश्चंस में से वो भी आपको बताना है कि क्या लिखा हुआ है कि द न्यूज ऑफ ए वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑर्बिट इन फूड में, यानी एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। यानी एक महिला जो है, कोई फीमेल की बात करी जा रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि उसने अपनी भूख उसको लगी थी जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे को पैसों में बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इसको क्या कहोगे आप, मतलब बोल रहे हैं क्या वो मनोविश्लेषणात्मक है, क्या वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है, या मनोसामाजिक सिद्धांत है, या पुनर्बलन आकस्मिकताओं का सिद्धांत है? बेटा ये मनोविश्लेषणात्मक नहीं है, जहां पे आप कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, दिमाग की मनोविश्लेषणात्मक यानी कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हो, खोज नहीं कर रहे हो, अन्वेषण नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक बेटा। मनोसामाजिक सिद्धांत भी नहीं है ये ना ये पुनर्बलन है, ये है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, यानी जब किसी भी इंसान को हायरार्किकल नीड्स होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके बेटा, तो वही बात है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब कि जो है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हम आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, और आपके कितने क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ 14 ठीक हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्या आपको टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, आप वो भी बता दीजिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है उसी टॉपिक पे, या जो आप कमेंट करोगे उसी पे आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बेटा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू।